वृद्धाश्रम के बाहर धूप में बैठी मनोरमा जी अपनी ही तरह बदकिस्मती से वहां रहने वाली हम उम्र औरतों के साथ बातें कर रही थी कि तभी उनकी एक सहेली शांति देवी ने कहा, मनोरमा बहन, आपके बेटे बहू तो इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों यहाँ क्यों चली आई। आपके बेटे बहू तो आपको लेने भी आए थे, लेकिन फिर भी आप उनके साथ नहीं गई। और एक हमारे बेटे बहू हैं कि हमसे कभी मिलने भी नहीं आते। तो मनोरमा जी कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ रहने वाले शर्मा जी ने आकर बताया, अरे मनोरमा बहन, आपके बेटे बहू तो आज फिर तुम्हें लेने आ गए हैं। बेटे बहू का नाम सुनते ही मनोरमा जी के चेहरे पर गुस्सा झलक आया और वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। तो वहाँ बैठे सभी लोग मनोरमा जी को देखकर हैरान रह गए कि ये कैसी औरत है, इनके बेटे बहू इन्हें लेने आई हैं और ये उनसे मिलने के बजाय मुंह फेर कर अपने कमरे में भाग गई। तब तक उनके बेटे बहू भी अंदर आ चुके थे। वो सीधे वहाँ के मैनेजर के पास गए तो मैनेजर साहब उन्हें मनोरमा जी से मिलाने के लिए ले आई। अंदर आए तो मनोरमा जी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठी थी। तो मैनेजर साहब ने कहा, माँ जी दरवाज़ा खोलिए, आपके बेटे बहू आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो मनोरमा जी ने साफ इनकार कर दिया। मैनेजर साहब के बहुत रिक्वेस्ट करने पर मनोरमा जी ने दरवाज़ा खोला तो उनके बेटे बहू अपनी माँ से मिलने अंदर गए और मैनेजर साहब वहीं बाहर बैठ गए। अंदर जाते ही उनके बेटे विकास ने कहा, माँ हो क्या गया है आपको, क्यों नहीं चलना चाहती हमारे साथ? अब तो आपका पोता भी आ गया है, उसे आपकी बहुत ज़रूरत है। अगर दादी के होते हुए पोते को दादी का लाड प्यार ना मिले तो ये तो उसके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रही हैं। तभी बहू रवीना ने कहा, और माँ जी आपको पता है गांव में जो हमारी ज़मीन थी अब वहाँ तक शहर का विकास हो गया है, तो अब उस ज़मीन की कीमत करोड़ों में हो गई है। बेटे बहू की बातें सुनकर मनोरमा जी उनका लालच समझ गई कि वो उन्हें क्यों ले जाना चाहते हैं। उन्हें बेटे बहू पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो उनसे झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए चुप रह गई। कमरे का माहौल एकदम से शांत हो गया। तभी मैनेजर साहब अंदर आए और बोले, क्या हुआ माता जी, क्या निर्णय लिया आपने? तो मनोरमा जी की बहू रवीना ने कहा, पता नहीं साहब, माँ जी को क्या हो गया है, कुछ भी नहीं बोल रही है, ना तो हाँ बोल रही है और ना बोल रही है। बेटे बहू बोलते जा रहे थे, लेकिन मनोरमा जी कुछ नहीं बोली और चुपचाप बैठी रही। तो बेटे बहू झुंझलाते हुए वहाँ से उठकर बाहर आ गई और अपनी कार में बैठकर घर चले गई। उनके जाने के बाद भी मनोरमा जी के चेहरे पर ना तो गुस्से के भाव थे और ना ही निराशा की। वो एकदम शांत बैठी रही। तो उनकी चुप्पी को तोड़ते हुए मैनेजर साहब बोले, एक बात कही माँ जी, आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो बेटे बहू आपको इतने दिनों से बार बार घर ले जाने के लिए आ रहे हैं और आप हर बार मना कर देती हैं। वरना आप वृद्ध आश्रम में बाकी लोगों को देखिए, किसी के भी बेटे बहू उनसे मिलने नहीं आते और आपके बेटे बहू तो पिछले 2 महीने से 2-3 बार आपको घर ले जाने के लिए मना रही हैं, लेकिन आप हैं कि अपनी जिद पकड़कर बैठी हुई हैं। ऐसे बेटे बहू किस्मत वालों को मिलते हैं माँ जी, वरना अपने आश्रम में ही शांति काकी को ही देख लीजिए। अपने छोटे छोटे नाती पोतों को कितना याद करती है, कितना रोती है वो उन्हें याद करके। हर रोज़ भगवान से यही प्रार्थना करती है कि काश उनके बेटे बहू उन्हें किसी भी तरह से रख लें, लेकिन वो अपने घर में रहना चाहती हैं। और एक आप हैं जो बेटे बहू के मनाने पर भी घर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तभी कुर्सी से उठती हुई मनोरमा जी मैनेजर साहब से बोली, मैनेजर साहब, अब मेरा घर वृद्ध आश्रम ही है, मुझे किसी और के घर में नहीं जाना। अपनी आखिरी सांस तक मैं वृद्ध आश्रम में ही रहूँगी। अगर आपको मेरा इस वृद्ध आश्रम में रहना पसंद नहीं आता है तो मैं किसी दूसरे वृद्ध आश्रम में चली जाऊँगी, लेकिन बेटे बहू के साथ वापस उस घर में नहीं जाऊँगी। तो मैनेजर साहब ने कहा, नहीं नहीं माँ जी,
मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि आप इस वृद्ध आश्रम को छोड़कर चली जाएं। अरे मेरा वृद्ध आश्रम तो आप जैसे बुजुर्ग लोगों के लिए ही बना है, जिनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं तो बस आपके बेटे बहू के अच्छे स्वभाव को देखकर आपसे कह रहा था। बाकी आपकी मर्जी है। मैं आप पर घर जाने का कोई दबाव नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैनेजर साहब ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। तो मनोरमा जी बोली, नहीं बेटा, इसमें बुरी लगने वाली कोई बात नहीं है। तुम मुझे वही कह रहे हो जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। सच्चाई तो किसी को पता ही नहीं है। क्या मतलब माँ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैनेजर साहब ने पूछा। तो मनोरमा जी ने कहा, बस कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही बोल रही थी। वो अपनी बात को टाल गई और वहाँ से उठकर बाहर चली गई। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। कुछ दिनों बाद मनोरमा जी के बेटे बहू फिर से वृद्ध आश्रम आ गए और मैनेजर साहब से अपने माँ से मिलने के लिए कहा। तभी मैनेजर साहब ने देखा कि उनकी बहू के हाथ में एक बड़ा सा डब्बा है। उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है? तो उनकी बहू रवीना बोली, अरे मैनेजर साहब, आज मेरा और मेरी सासू माँ का जन्मदिन है, इसीलिए मैं उनके लिए केक लेकर आई हूँ। वृद्धाश्रम में ही मैं उनके साथ में केक काटूंगी। वो मेरे साथ घर आने के लिए तो तैयार नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ही वृद्धाश्रम आकर उनके साथ जन्मदिन मना लेती हूँ। तो मैनेजर साहब बोले, एक बार मैं माता जी से पूछकर आता हूँ, उसके बाद ही तुम्हें बताऊँगा। इस बार विकास और रवीना अपने 6 महीने के बेटे को भी साथ में लाए थे। मैनेजर साहब मनोरमा जी के कमरे में गए और बोले, माता जी, आपके बेटे बहू आपका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मनोरमा जी ने बेटे बहू से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया और पिछली बार की तरह अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। लेकिन इधर उनकी बहू रवीना तो उनसे मिलने की रट लगाए बैठी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी सासू माँ के साथ जन्मदिन मनाकर और केक काटकर ही घर जाएगी। अब तो वृद्ध आश्रम में रहने वाले बाकी बुजुर्गों को भी लगने लगा था कि सच में मनोरमा जी के बेटे बहू कितने अच्छे हैं। लेकिन मनोरमा जी के अंदर जरा सी भी दया नहीं है। बड़ी पत्थर दिल इंसान है। जब बेटे बहू इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। पता नहीं क्यों फालतू की रट लगाकर बैठी है। अगर हमारे बेटे बहू हमें लेने आते तो हम खुशी खुशी उनके साथ चले जाते। तभी उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, ऐसे भी कोई माँ हुई भला जो अपने बेटे बहू को बार बार आने पर मजबूर कर रही है। तो दूसरे ने कहा, अरे अपने बेटे बहू को तो छोड़िए, मनोरमा जी तो अपने नन्हे से पोते को भी देखना नहीं चाहती। पता नहीं कैसी दादी माँ है जो अपने परिवार से दूर भाग रही है। बाहर सब लोगों के मुंह से अपने बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनकर मनोरमा जी कमरे से बाहर आई और बहू के हाथ से केक का डब्बा उठाकर दूर फेंक मारा और फिर गुस्से से बोली, मैनेजर साहब, मैंने आपको पहले ही मना किया था ना कि मुझे अपने बेटे बहू से नहीं मिलना है। फिर क्यों ये लोग बार बार आकर मुझे परेशान कर रहे हैं? मैंने कह दिया ना कि मेरे ना तो कोई बेटे बहू हैं और ना ही कोई पोता है। मेरे पति के जाने के बाद अब इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। मैनेजर साहब, कह दो इन दोनों से कि दोबारा मुझे लेने यहाँ न आई। इस बार मैनेजर साहब को मनोरमा जी का व्यवहार बहुत ही अटपटा लगा और वो मनोरमा जी से नाराज होते हुए बोले, माता जी, क्यों आप बुढ़ापे में अपनी अकड़ लेकर बैठी हुई हैं? ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप अपने बेटे बहू से इतनी नफरत करते हैं? यहाँ सब लोग ये देख रहे हैं कि आपके बेटे बहू कितने अच्छे हैं जो आपका जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ वृद्ध आश्रम में भी आ गए। अरे बच्चे हैं, गलती हो गई होगी और अगर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आपको भी उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। तभी मनोरमा जी अपने बेटे बहू की तरफ देखते हुए बोली कि चले जाइए यहाँ से और दोबारा मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मनोरमा जी का गुस्सा देखकर उनके बेटे बहू को लगा कि कहीं माँ जी उनकी पोल ना खोल दे, इसीलिए
अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चले गए। लेकिन आज मनोरमा जी चुप नहीं बैठी, क्योंकि बार बार वृद्ध आश्रम में जाकर उनके बेटे बहू ने उन्हें परेशान करके रख दिया था। किस तरह पिछले 2 साल से उन्होंने अपने आप को संभाला है, किस तरह अपने पति का घर छोड़कर वृद्ध आश्रम में एडजस्ट किया है, ये बात तुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जब वो वृद्ध आश्रम में आई थी तो किस तरह 4-5 महीने तक रो रो कर परेशान हो गई थी, ये तो वही जानती है। कितने टूटे हुए मन के साथ वो वृद्ध आश्रम आई थी। बहू बेटे ने उन्हें बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अपनी पिछली बातों को याद करके मनोरमा जी की आंखों में आंसू भर आई। तभी मैनेजर साहब ने कहा, माँ जी, पिछले 2 साल से मैंने आपकी आंखों में एक बार भी आंसू नहीं देखे, लेकिन आज आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ऐसी क्या बात हो गई जो आप अपने बेटे बहू के साथ भी नहीं जाना चाहती और हमें भी नहीं बताना चाहती? कुछ तो बात है जो आप अपने दिल में छुपाए हुए हैं। ऐसे लग रहा है मानो दुखों का समंदर हो, जिसे आज तक हम सब नहीं देख पाए हैं। आसपास खड़े हुए लोग भी ये कहने लगे, हाँ मनोरमा जी, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आप बेटे बहू के साथ नहीं जाना चाहती? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह ने आपको इतना कठोर बना दिया। उन सब की बातें सुनकर मनोरमा जी अब सारी बातों को स्पष्ट रूप से बताना चाहती थी, क्योंकि बार बार बेटे बहू का आना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी बेटे बहू का चेहरा देखती तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता। मनोरमा जी मैनेजर साहब से कहने लगी, बेटा, तुम जिस बेटे को इतना अच्छा कर रहे हो, तुम्हें उनकी हकीकत पता ही नहीं है। आज जितने अच्छे बनकर वो दोनों मेरे लिए केक लेकर आए थे ना, 2 साल पहले उसी बेटे बहू ने मेरे मुंह पर केक फेंक कर मारा था। मेरे घर में ही मेरा सांस लेना दुश्वार कर दिया था। अपने ही घर में मैं घुट घुट कर जी रही थी। मनोरमा जी बताने लगी कि मेरी शादी के 4 साल बाद मेरे बेटे विकास का जन्म हुआ था। उसके पैदा होने पर हम दोनों पति पत्नी खुशी से फूली नहीं समा रहे थे। मेरे पति लोगों के खेतों में मजदूरी करते थे। बड़े मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर हम दोनों ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था, क्योंकि पैसों के अभाव में ज़िंदगी कितनी मुश्किल से भरी होती है, ये हम दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से जानते थे। इसीलिए बेटे को पढ़ाकर इस काबिल बनाना चाहते थे कि उसकी अच्छी सी नौकरी लग जाए। एक एक पैसा बचाकर हमने अपने बेटे को पढ़ाया। जब विकास शहर पढ़ने गया तो पैसों की कमी पड़ गई, तो मैं भी लोगों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करने लगी। तब जाकर मेरे बेटे की पढ़ाई हो पाई और भगवान की दया से एक दिन मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई। नौकरी के बाद बेटे की शादी के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे, लेकिन मेरे बेटे को रवीना बहुत पसंद थी, तो हमने उसकी पसंद को ही अपनी पसंद स्वीकार कर लिया और उसकी शादी रवीना से करवा दी। हम दोनों पति पत्नी ने पूरी उम्र बहुत काम किया था। बुढ़ापे में मेरे पति के घुटनों में बहुत दर्द होने लगा, जिससे उन्होंने लोगों के यहाँ मजदूरी का काम बंद कर दिया। उनकी तबीयत को देखते हुए मैंने भी अपने पति से कहा कि अब तो हमारे बेटे की नौकरी लग गई है और घर में इतने पैसे हैं कि भगवान की दया से हम अच्छे से रह लेंगे, और आपके पास भी कुछ पैसे बचे हुए हैं जिससे हम अपने पुराने घर को नया बनवा लेंगे। थोड़े बहुत पैसे की मदद बेटा भी कर देगा। लेकिन बेटे बहू को ये बात रास नहीं आई। बेटे बहू ने घर बनवाने के लिए तो मना नहीं किया, लेकिन अपने पिताजी की मजदूरी पर न जाने से बेटे बहू दोनों भड़क गए और बोले, पिताजी मजदूरी करने क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी उन्हें मजदूरी करनी चाहिए। अभी उनकी उम्र ही कितनी हुई है। अभी से अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो घर में इतने सारे खर्चे कैसे चलेंगे? तो बहू फिर से बोली, हाँ माँ जी, एक मेरे पति अकेले कमाने वाले हैं और तुम दोनों के खर्चे भी कम नहीं हैं। जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ जाओगे वैसे वैसे दवाइयों का खर्चा भी बढ़ता जाएगा, तो कम से कम अपने लिए इतना तो कमाते रहो कि दवाइयों का खर्चा निकलता रहे। ये सुनकर
मनोरमा जी को गुस्सा आ गया और वो बेटे से बोली, कैसी बातें कर रहे हो बेटा? घुटनों के दर्द की वजह से तुम्हारे पिताजी ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं और तुम उन्हें मजदूरी पर जाने की बात कह रहे हो। अब उनकी उम्र मजदूरी करने की नहीं है, बैठकर खाने की है। मेरी बात सुनकर बेटा तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन बहू रसोई में बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। बेटे बहू की बातों को सुनकर मेरे पति बोले, भगवान, एक काम करते हैं, अपने गांव वापस चलते हैं। गांव में हमारा टूटा फूटा कच्चा घर है और 3 बीघा जमीन भी है जो हमारे पुरखों की है। उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। कल को अगर मैं न रह पाऊँ और तुम्हें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो तुम उस ज़मीन से अपनी दवाइयों के खर्चे तो निकाल पाओगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? शुभ शुभ बोलो। अगर आप ही नहीं रहोगे तो मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? मनोरमा जी ने उन्हें डांटते हुए कहा था, लेकिन उनके पति नहीं माने, क्योंकि आज जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर वो आगे की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से समझ गए थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी किसी काम का बहाना लेकर गांव चले गए और वो ज़मीन मनोरमा जी के नाम कर दी। और इधर बेटे बहू को इस बात की भनक भी नहीं लगी, बल्कि वो तो उल्टा इस बात से खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा हुआ बूढ़े बुढ़िया हफ्ते भर के लिए गांव चले गए। लेकिन गांव से आने के कुछ दिन बाद ही मेरे पति के सीने में दर्द उठा और वो मुझे इस दुनिया में अकेली छोड़कर चले गए। मुझे क्या पता था कि वो बोल रहे थे वो सच हो जाएगा। मेरे पति का मुझे छोड़कर जाना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं अपने पति के जाने के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि मुझे मेरे बेटे बहू का दूसरा ही रूप देखने को मिला। पति को गए हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा था कि एक दिन मेरा बेटा विकास मेरे कमरे में आया और मुझे चिल्लाते हुए बोला, क्या माँ, पूरे दिन कमरे में बैठी रहती हूँ? बेचारी रवीना काम में लगी रहती है, कुछ तो घर के काम धाम देख लिया करो। अब जो चला गया है वो वापस तो नहीं आएगा, इसीलिए इस कमरे से निकलकर घर के काम काज में हाथ बटाया करो। बेटे की ऐसी बातों से मैं अंदर तक टूट गई थी। मन करता कि मैं भी पति के साथ ही इस दुनिया से चली जाती तो अच्छा होता, लेकिन भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। बहू के बेरुखे व्यवहार को देखकर मन ना होते हुए भी मैं घर के कामों में लग जाती। बेटे बहू को मेरे दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था, वो तो बस अपनी ही दुनिया में मगन थे। धीरे धीरे मैं भी अपने गम को भुलाकर जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक दिन बहू ने अपने जन्मदिन की पार्टी रखी और अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाया। जिस दिन बहू का जन्मदिन था, इत्तेफाक से उसी दिन मेरा भी जन्मदिन पड़ता था। घर का सारा खाना भी मैंने ही बनाया था। बहू की सारी सहेलियां घर पर आ गई थी। शाम होते होते मेरा बेटा विकास भी ऑफिस से आ गया था। जब केक काटने की बारी आई तो बहू ने अकेले ही केक काट लिया और पास खड़े बेटे विकास ने उसे सोने के कंगन गिफ्ट में दे दिए, जिसे देखकर रवीना बहू खुशी से उछल पड़ी और मैं वहाँ से एक कोने में दूर खड़ी ये सब देख रही थी और मेरी आंखों से आंसू झलक आए। इसीलिए नहीं कि बेटे ने बहू को इतना महंगा गिफ्ट दिया, बल्कि इसलिए कि बेटे को माँ का जन्मदिन याद तक नहीं है। तभी बेटा मुझे आवाज़ देते हुए बोला, अरे माँ, जल्दी करो, सभी लोगों के खाने का इंतज़ाम करो। केक तो हमने काट लिया है, पहले सबको कोल्ड ड्रिंक दे दो, उसके बाद ये केक ले जाओ और प्लेट में रखकर सबको दे दो। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उसकी माँ नहीं, उसके घर की काम वाली बाई हूँ। मैंने भी उस दिन हिम्मत करके सभी लोगों को खाना सर्व करने से मना कर दिया और अपने कमरे में आ गई, जिसे सुनकर बेटे बहू दनाते हुए मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए और गुस्से से बोले, ये क्या तरीका है माँ? कमरे में आकर मुंह फुलाकर बैठ गई हूँ। घर में इतने सारे लोग आए हैं, उनका खाना पीना देखो। बेटा,
वो सब तुम्हारे मेहमान हैं, तो तुम ही देखो, मैं ये सब नहीं देख सकती। मेरा काम करने से मना करना बहू बेटे को अच्छा नहीं लगा और बेटा गुस्से से बोला, माँ ये फालतू की बातें क्यों कर रही हो? ऐसा क्या हो गया है आपको? बेटा आज मेरा भी जन्मदिन था। मैं इतना ही कह पाई कि बहू चिल्लाते हुए बोली, ओहो आज बुढ़िया का भी जन्मदिन था और इसका केक नहीं काटा, इसीलिए चिढ़ गई है। कोई बात नहीं, मैं केक कमरे में लेकर आती हूँ और इधर ही तुमसे केक कटवा देती हूँ। नहीं बहू, मुझे कोई केक नहीं काटना है और ना ही मैंने पहले कभी जन्मदिन पर केक काटा है, मनोरमा जी ने कहा। लेकिन तभी बहू कटा हुआ केक उठाकर मनोरमा जी के पास ले आई और उनका पूरा मुंह केक से भर दिया। ये क्या कर रही हो बहू? मेरे नाक में केक भर दिया, सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। क्यों माँ जी, तुम्हें तो केक काटने का और जन्मदिन मनाने का बड़ा शौक हो रहा था ना, तो अब काटो केक और लगाओ अपने मुंह पर। आजकल के बच्चे ऐसे ही तो जन्मदिन मनाते हैं, केक को काटकर मुंह पर लगाते हैं, तो वही तो कर रही हूँ। विकास, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में जलन हो रही है, मनोरमा जी ने कहा। तो विकास उन्हें झटके से हाथ पकड़कर बाथरूम तक ले गया और बोला, ये रही पानी की बाल्टी, जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर काम करने के लिए आ जाओ। लेकिन मनोरमा जी हाथ मुंह धोकर कमरे में आकर बैठ गई और अंदर से कुंडी बंद कर ली। तो बेटे बहू ने मनोरमा जी को बहुत खरी खोटी सुनाई और सुबह होने तक दोनों ने मनोरमा जी को वृद्ध आश्रम भेजने की तैयारी कर ली। बेटे ने मनोरमा जी के पास आकर कहा, चलो माँ, अगर आप यहाँ कोई काम नहीं करोगी तो मेरे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। चलो मैं आपको वृद्ध आश्रम छोड़कर आता हूँ। बेटे की बात सुनकर मनोरमा जी ने भी अपने दिल को समझा लिया कि भले ही वृद्ध आश्रम में रहना मंजूर है, लेकिन बेटे के घर की नौकरानी नहीं बनूंगी। यही सोचकर मनोरमा जी ने वृद्ध आश्रम में रहना स्वीकार कर लिया और उनके बेटे बहू उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ गए। मनोरमा जी को गए हुए 1 साल ही हुआ था कि उनके बेटे विकास के पास गांव से किसी का फ़ोन आया कि गांव में जो तुम्हारी ज़मीन थी, अब वहां तक शहर का विकास हो गया है और आपकी ज़मीन तो मेन रोड पे है, इसीलिए अब उसकी कीमत करोड़ों में हो गई है। जिसे सुनकर विकास और उसकी पत्नी रवीना खुशी से उछल पड़े और अगले ही दिन ज़मीन बेचने के लिए गांव पहुंच गए। लेकिन जब कोर्ट में पहुंचे तो पता लगा कि वो ज़मीन तो उसके पिताजी ने अपने मरने से पहले उसके माँ के नाम कर दी थी। जिसे सुनकर बेटे बहू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और चौंकते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अब क्या होगा। खैर, वहाँ से अपना सा मुँह लेकर दोनों बेटे बहू वापस अपने घर आ गए और तिकड़मबाजी लगाने लगे कि उस बुढ़िया को वापस कैसे लाया जाए। तभी विकास के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा कि थोड़े दिन में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और उसके बहाने से हम उस बुढ़िया को यहाँ ले आएंगे और अपने पोता या पोती की खुशखबरी सुनकर बुढ़िया भी आने से मना नहीं करेगी। यही सोचकर दोनों बेटे बहू आगे की प्लानिंग करने लगे। समय बीता तो विकास को एक बेटा हुआ। अब तो उन्हें माँ को वृद्ध आश्रम से वापस लाने का एक बहाना मिल गया और पोते के नाम पर वृद्ध आश्रम में जाकर बार बार मनोरमा जी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे। और इस बात को मनोरमा जी भी बहुत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि बहू ने जब पिछली बार मिलने आई थी तो उन्हें गांव की ज़मीन तक शहर के विकास वाली बात बता दी थी। उन्हें सब समझ आ गया था कि बेटे बहू उन्हें घर वापस क्यों ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनके बेटे को भी फ्री में संभालने वाली एक आया भी मिल जाएगी। बस यही वजह है मैनेजर साहब, जो मैं बेटे बहू के पास नहीं जाना चाहती। आप लोगों को लगता है कि मेरे बेटे बहू मुझसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए मुझे घर ले जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे सिर्फ अपने बेटे की आया बनाकर और गांव में शहर के विकास वाली
ज़मीन को बेचकर पैसे हड़पना चाहते हैं और जैसे ही उनका ये काम हो जाएगा तो वो मुझे जैसे दूध में से मक्खी निकालकर फेंकी जाती है, ठीक वैसे ही मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल देंगे और मैं बार बार बेइज्जत नहीं होना चाहती। अब इस वृद्ध आश्रम में ही मेरा मन लग गया है। अब मैं आखिरी सांस तक यही रहना चाहती हूँ। मनोरमा जी की बातें सुनकर मैनेजर साहब की आंखों में भी आंसू भर आए। आसपास जितने भी लोग बैठे थे सभी भावुक हो गए। हमें माफ़ कर दो मनोरमा जी, हमने आपको गलत समझा, लेकिन आज के बाद आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। आप आराम से यहाँ रहिए। वहाँ बैठे सभी लोगों ने मनोरमा जी से माफ़ी मांगते हुए कहा तो मनोरमा जी बोली, आप सबकी कोई गलती नहीं है। आपने वही कहा जो आपने अपनी आंखों से देखा, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। ऐसे ही 1 महीना और गुजर गया कि एक दिन मनोरमा जी के बेटे बहू फिर से उन्हें लेने के लिए वृद्ध आश्रम में आ गए, क्योंकि उन्हें तो ज़मीन का जो लालच हो रहा था। लेकिन इस बार मैनेजर साहब भी उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों को देखा तो मैनेजर साहब ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। तभी विकास और रवीना मैनेजर साहब के पास आए और बोले, साहब मेरी माँ कहाँ है? आज हम उन्हें हर हाल में घर लेकर ही जाएंगे। आज मैनेजर साहब को विकास और रवीना के स्वभाव में उनका असली रूप दिखाई दे रहा था कि वो ज़मीन के लालच में अब अच्छाई का मुखौटा उतार कर ज़बरदस्ती पर उतर आए हैं। तभी मनोरमा जी उन्हें अपने कमरे में जाती हुई दिखाई दी तो जल्दी से दौड़कर विकास उनके पास गया और मनोरमा जी का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती कार के पास ले आया और बोला, चलो माँ, तुम्हें 10 बार मनाने आ गया हूँ, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। आज तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर ही जाऊँगा। तभी अपने सामने पुलिस को देखकर विकास और रवीना हक्के बक्के रह गई। तभी पीछे से मैनेजर साहब ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फ़ोन किया था, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। ज़बरदस्ती एक वृद्ध महिला को परेशान कर रहे हैं और देखिए उनकी मर्जी के खिलाफ घर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पल की देरी किए बिना पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो विकास ने चिल्लाते हुए कहा, माँ, ये तुम सही नहीं कर रही हो। करोड़ों की ज़मीन लेकर कहाँ जाओगी? और वैसे भी तुम्हारे पैर तो अब कब्र में लटके हुए हैं। आज नहीं तो कल वो ज़मीन तो मेरी ही होगी। फिर देखता हूँ कौन रोकता है मुझे वो ज़मीन लेने से। तो मनोरमा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी नीयत तो मुझे पहले ही पता चल गई थी, इसीलिए कल ही मैं उस ज़मीन को बेचने के लिए गांव जा रही हूँ और उसके सारे पैसे इस वृद्ध आश्रम में लगाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे नालायक बेटे इस दुनिया में बहुत हैं जो अपने माँ बाप को घर से बेघर कर देते हैं। उन्हीं के लिए इस वृद्ध आश्रम में और कमरे बनवाऊंगी। जितने भी पैसे आएंगे पूरे पैसे वृद्ध आश्रम में ही लगाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। नहीं माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, बेटे बहू ने चिल्लाते हुए कहा। तो मनोरमा जी ने उनकी एक ना सुनी और इंस्पेक्टर से कहा, साहब ले जाइए इन्हें मेरी नज़रों के सामने से। तो इंस्पेक्टर साहब उन्हें लेकर चले गए और अगले ही दिन मनोरमा जी अपने गांव की ज़मीन बेचकर वृद्ध आश्रम में और कमरे बनवाने के लिए पैसे दे दिए। सुख सुविधाओं से पूर्ण एक नया वृद्ध आश्रम बनवा दिया और खुद भी सुकून के साथ वृद्ध आश्रम में रहने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।